नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के बारे में। दोस्तों, लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जो है वो क्या होता है, क्यों बनाना ज़रूरी है और कहां बनाया जाता है। दोस्तों, वैसे आम देखा जाता है कि लोग रेंट एग्रीमेंट या फिर लीज एग्रीमेंट ही बनाते हैं, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि आप रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट ना बना के लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाते हैं तो आप ज़्यादा सेफ और सिक्योर हो जाते हैं। अब दोस्तों, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाने से ज़्यादा सेफ और सिक्योर क्यों हो जाते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जो है, इसके तहत आप किसी भी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कब्ज़ा ऑलवेज आपके पास रहता है। यानी कि यहाँ पर जो शब्द है वो ये है कि आपने किसी भी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस दिया है प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए। आपने सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रांसफ़र किए हैं। फिजिकल पोजीशन, एक्सक्लूसिव पोजीशन जो है आपके पास में है। आपका जो इंटेंशन है वो ये है कि आप किसी व्यक्ति को अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, ना कि उसको एक्सक्लूसिव पोजीशन के लिए दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव पोजीशन में ये हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम से ही बिल, पानी का, बिजली का, या फिर उसके साथ में अगर और कोई केसेस है तो वो खुद ही अपने नाम से लड़ सके। वैसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस दे रहे हैं आप उसको, और लाइसेंस को ईजमेंट एक्ट के तहत में सेक्शन 52 में डिफाइन भी किया गया है, जहाँ पे ये बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ आप इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट राइट जो है वो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप पोजेसन फिजिकल ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। दोस्तों, लीव एंड लाइसेंस जो एग्रीमेंट बनता है उसमें जो आप बनाते समय कुछ शब्दों का ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे वहाँ पे टेनेंट या फिर लैंडलॉर्ड या फिर रेंट या फिर इस तरह के कोई शब्द ना आए जिससे लीज या लेसी, जिससे ये साबित होता हो कि ये जो एग्रीमेंट है वो लीव एंड लाइसेंस तो है, लेकिन इसमें शब्द सारे वही यूज़ किए गए हैं जो रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट में किए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड पे ही कंसंट्रेट करना है। एक, लाइसेंस फ़ी वर्ड यूज़ करना है, रेंट नहीं, लाइसेंस फ़ी। दूसरा, जो लाइसेंस दे रहा है वो लाइसेंसर हो गया, और जिसको लाइसेंस दिया जा रहा है वो लाइसेंसी हो गए। यानी ये 3 वर्ड पे ही अपने एग्रीमेंट को कंसंट्रेट करना है, इसके अलावा वर्ड्स जो है ना यूज़ में ले। अब दोस्तों आते हैं कि ये जो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों, लीज एंड लाइसेंस का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप रेंट में जो है या लीज में किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा हैंडओवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप लीगली पोजेसन हैंडओवर नहीं कर रहे, आप ओनली और ओनली राइट टू यूज़ दे रहे हैं। आप उस प्रॉपर्टी को लाइसेंस के ऊपर में सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को यूज़ करने का परमिशन दे रहे हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं दे रहे। आप उसको सिर्फ ऑथोराइजेशन अपनी तरफ से दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि आप इस जगह का यूज़ कीजिए। दूसरा दोस्तों, मान लीजिए आपकी कोई बड़ी फैक्ट्री है, उसमें किसी व्यक्ति ने कोई मशीन लगाई है, और मशीन लगाने के साथ में वो जो व्यक्ति है वो उस एरिया को यूज़ में भी ले रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप उस व्यक्ति को मशीन लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस दे रहे हैं, और आप उसको एक परमिशन दे रहे हैं उस अपनी जगह को यूज़ में लेने का। वहाँ आप उसको पोजेसन नहीं दे रहे। उसी तरह से दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट जो है या लीज एग्रीमेंट है, उसमें जो लीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति है जो प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो वो उसके जो एलआरस हैं उन तक वो चीज़ शिफ्ट हो जाती है। यानी कि रेंट एग्रीमेंट में वो जो एलआरस हैं या लीज एग्रीमेंट में जो एलआरस हैं वो उस रेंट एग्रीमेंट से बंध जाते हैं, और उसके तहत ही वो उसके ऊपर में कार्रवाई कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जो है, जो ही जिस भी व्यक्ति के बीच में हुआ है, अगर उस दोनों पक्ष में कोई भी व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो वहाँ पे देन एंड देयर उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, वो फर्दर आगे ट्रांसफ़र नहीं होता किसी भी पार्टी के पक्ष में। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसी तरह से दोस्तों, जो रेंट एग्रीमेंट है या जो लीज एग्रीमेंट है, यहाँ पे सब टेनेंसी या सब लेसी भी हो सकता है। यानी कि अगर आपने
एग्रीमेंट में ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डाली है तो टेनेंट या लेसी जो है वो आगे भी टेनेंसी या सब लेसी नियुक्त कर सकता है। लेकिन लीव एंड लाइसेंस के केस में अगर कोई व्यक्ति सब लाइसेंस देता है तो वो लाइसेंस अपने आप ही ख़त्म माना जाएगा, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट उन दो के बीच ही माना जाएगा। अगर उसके बाद में किसी ने आगे एग्रीमेंट किया है तो वो मान्य नहीं होता और वो एग्रीमेंट खारिज हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों रेंट एग्रीमेंट के तहत में अगर मान लीजिए कोर्ट केस की नौबत आती है तो जहाँ पर भी आप रहें, अगर मान लीजिए दिल्ली में है तो DRC दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत में आपको केस डालना पड़ेगा। लेकिन लीव एंड लाइसेंस अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो वहाँ पे आपके ऊपर में ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको रेंट एग्रीमेंट के तहत ही जो है रेंट कंट्रोलर के यहाँ पे ही केस डालना है। उसी तरह से दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मान लीजिए आपने लीव एंड लाइसेंस बना लिया है और उसके बाद में आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी। यहाँ पर दोस्तों लीव एंड लाइसेंस बनाने के बाद अगर प्रॉपर्टी आपने बेच दी है तो जो भी व्यक्ति लाइसेंस में है वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे यहाँ से ना हटाया जाए। क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची गई है उस व्यक्ति के साथ में उस किराएदार का किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट अगर बनाया हुआ है और आपने अगर वो प्रॉपर्टी बेच दी तो फिर जिस व्यक्ति ने खरीदा है उस प्रॉपर्टी को उसके साथ में उन टेनेंट का या जो लीज एग्रीमेंट बना रखा है उनका संबंध जुड़ जाएगा। यानी वो व्यक्ति उनको किसी भी तरह से नहीं हटा सकता जब तक कि वो कोर्ट का सहारा लेके ड्यू प्रोसेस से ना करे, क्योंकि इस केस में रेंट एग्रीमेंट का जो है ख़त्म नहीं होता। वो नई जो अगर जो बेचने के बाद जो मालिक बना है उसके साथ में उसका संबंध जुड़ जाएगा। लेकिन लीव एंड लाइसेंस में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि मोटा मोटी जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो रेंट एग्रीमेंट और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में सेम ही होती है, लेकिन कुछ शब्दों का हेरफेर है और उन शब्दों के हेरफेर से ही ये निर्धारित हो जाता है कि आपने जो है वो प्रॉपर्टी उसे लाइसेंस के तौर पे दी है। और दोस्तों इस लीव एंड लाइसेंस को टेस्ट करने के लिए दो इसके टेस्ट बनाए गए हैं। टेस्ट का मतलब ये है कि ये आपने लीव एंड लाइसेंस बनाया एग्रीमेंट है, ये कैसे साबित होगा। तो इसके पीछे दोस्तों सबसे पहला जो टेस्ट है वो ये है कि इंटेंशन देखी जाती है। इंटेंशन का मतलब ये है कि जब आपने किसी को प्रॉपर्टी दी है वहाँ पर प्रॉपर्टी देते समय आपका इंटेंशन क्या था। यानी उसका इंटेंशन ये था कि उसको एक्सक्लूसिव पोजीशन दिया जाए या फिर उसका इंटेंशन ये था कि उसको सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए कोई प्रॉपर्टी दी जाए। तो दोस्तों लीव एंड लाइसेंस से ये साबित हो जाता है कि आपने उसे सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए प्रॉपर्टी दी थी। उसी तरह से एक्सक्लूसिव पोजीशन, दूसरा टेस्ट ये है कि एक्सक्लूसिव पोजीशन, यानी कि अगर आपने किसी व्यक्ति को किसी भी प्रॉपर्टी का एक्सक्लूसिव पोजीशन दे दिया है तो फिर वहाँ पे लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं अप्लाई होगा। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट तभी अप्लाई होगा जब आपने किसी भी व्यक्ति को एक्सक्लूसिव पोजीशन नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रांसफ़र किया है, सिर्फ और सिर्फ परमिशन दी है उसे उस व्यक्ति को कि आप जो है इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये कहना है शॉर्ट में कि आप कभी भी रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट ना बना के लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाएं, ताकि आपको भविष्य में काफ़ी सारी उलझनों का सामना ना करना पड़े और आप अपनी प्रॉपर्टी को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकें। तो ये था वीडियो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के ऊपर में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है और मैं नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। और मेरा आपसे अनुरोध है कि बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।